महाटेट इम्तिहान की तैयारी हो रही है। अच्छा, भारत का अदालती निजाम अक्सर थोड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। चलें इसको मिलकर समझते हैं बिल्कुल आसान जुबान में। तो शुरुआत करते हैं एक असली सवाल से जो पिछले इम्तिहान में आया था। इसका जवाब हम थोड़ी देर में देखेंगे जब हम पूरा निजाम समझ लेंगे। अच्छा, तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए ना पहले पूरे सिस्टम को समझना जरूरी है। एक बार ये पूरा ढांचा समझ में आ गया तो फिर ऐसे सवाल तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो बात करते हैं अदालतों के इस ढांचे की। देखें, भारत का जो अदालती निज़ाम है ना, वो एक साफ सुथरे 3 स्तही यानी 3 tiered स्ट्रक्चर पर खड़ा है। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को याद रखने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। इसे एक स्कूल की तरह समझें। सबसे ऊपर कौन होता है? प्रिंसिपल, जो सारे बड़े फैसले करता है। तो सबसे ऊपर यानी प्रिंसिपल के दफ्तर में है सुप्रीम कोर्ट। ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। बिल्कुल स्कूल के प्रिंसिपल की तरह इसका फैसला आखिरी होता है और इसका एक बहुत अहम काम है आइन की हिफाजत करना, यानी ये देखना कि मुल्क में बनने वाले तमाम कानून आइन के दायरे में हों। अच्छा, प्रिंसिपल के बाद आते हैं हेड टीचर्स, ठीक? तो ये हैं हमारी हाई कोर्ट्स। हर रियासत की अपनी एक हाई कोर्ट होती है जो उस रियासत के सारे कानूनी मामलात की निगरानी करती है। और फिर आते हैं हमारे क्लास टीचर्स यानी जिले और मातहत अदालतें। ये वो अदालतें हैं जहां हम जैसे आम लोगों के ज़्यादातर केसेस शुरू होते हैं। मतलब रोज़मर्रा के जो मसाइल होते हैं ना, वो यहीं हल होते हैं। चलें जी, अदालतों का ढांचा तो समझ में आ गया। अब ये देखते हैं कि इन अदालतों में केसेस किस किस्म के चलते हैं। मोटे तौर पर कानून की 2 बड़ी किस्में हैं। तो ये 2 किस्में हैं, एक है दीवानी कानून और दूसरा है फौजदारी कानून। देखिए, दीवानी कानून का ताल्लुक लोगों के आपसी झगड़ों से होता है, जैसे ज़मीन जायदाद का मसला, शादी, तलाक वगैरह। दूसरी तरफ फौजदारी कानून का ताल्लुक जराइम से है, जैसे चोरी, हमला या कोई बड़ा जुर्म। ये ऐसे काम हैं जिन्हें सिर्फ एक शख्स के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ जुर्म माना जाता है। अब जब हम फौजदारी कानून की बात करते हैं तो 2 नाम बार बार सामने आते हैं। पहला है IPC यानी इंडियन पीनल कोड। ये वो किताब है जो बताती है कि आखिर जुर्म क्या है और इसकी सजा क्या होगी। और दूसरी किताब है CRPC यानी ज़ाब्ता फौजदारी। अगर IPC ये बताती है कि जुर्म क्या है तो CRPC ये बताती है कि उस जुर्म की तफ्तीश और मुकदमा कैसे चलेगा। पूरा प्रोसेस इसमें लिखा होता है। तो चलें, अब तक हमने जो कुछ सीखा है उसे आजमाने का वक्त आ गया है। देखते हैं कुछ असली इम्तिहानी सवालात। याद है वो सवाल जो हमने बिल्कुल शुरू में देखा था? अब तो उसका जवाब देना बहुत आसान लग रहा होगा, है ना? जी बिल्कुल, सही जवाब है B यानी सुप्रीम कोर्ट। हमारे स्कूल वाली मिसाल में सबसे ऊपर यानी प्रिंसिपल। अच्छा, एक और सवाल देखते हैं। ये तो बिल्कुल सीधा सा सवाल है और सही जवाब है B दिल्ली। ये एक अहम फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। अब ये सवाल हमारी इस समझ को परखेगा कि दीवानी और फौजदारी कानून में क्या फर्क है। बिल्कुल ठीक, जैसा कि हमने अभी बात की थी, फौजदारी कानून का सीधा ताल्लुक जुर्म और उसकी सजा से होता है। चलें, आखिरी सवाल देखते हैं। ये उन अहम शॉर्ट फॉर्म्स में से एक है जिनका हमने जिक्र किया था। देखते हैं याद है या नहीं। और सही जवाब है B इंडियन पेनल कोड। वही किताब जो बताती है कि जुर्म क्या है। तो इस सबसे क्या बात समझ में आई? यही कि अदालती निज़ाम का ये ढांचा और कानून की ये किस्में समझना सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ये इम्तिहान में सही जवाबात तक पहुंचने की चाबी है। अच्छा, अब इम्तिहान से हटकर एक आखिरी बात पर सोचते हैं। कभी सोचा है कि ये जो 3 सतहों वाला अदालती निज़ाम है, जो हुकूमत से बिल्कुल अलग और आज़ाद काम करता है, ये कैसे यकीनी बनाता है कि इंसाफ मुल्क के हर कोने में हर एक शहरी तक पहुंच सके? ये सिर्फ इम्तिहान का एक टॉपिक नहीं, ये हमारी जमहूरियत की रूह है। इस पर जरूर सोचिएगा। महाटेट इम्तिहान की तैयारी में रियासती हुकूमत यानी स्टेट गवर्नमेंट के ढांचे को समझना इंतहाई जरूरी है। तो आइए आज के इस तज्जिये में इस पूरे मौजू को बिल्कुल वाज़ेह और आसान लफ्जों में समझते हैं। को आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो रियासती हुकूमत का एक तारुफ होगा, फिर हम हुकूमत के इन 3 सुतूनों पर बात करेंगे जिन पर पूरा निज़ाम खड़ा है। इसके बाद हम जानेंगे कि रियासत का असल सरबराह कौन होता है, कानून बनाने का अमल क्या है, और आखिर में वो सबसे अहम नुकात देखेंगे जो इम्तिहान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलें तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। आखिर ये रियासती हुकूमत होती क्या है? देखें, भारत के आईनी निज़ाम के तहत हर रियासत की अपनी एक हुकूमत है,
अब इसका काम क्या है? बहुत सीधा सा है, रियासत के अंदर के सारे मामलात संभालना, जैसे कि अमन व अमान कायम रखना, सेहत आमा का ख्याल रखना और मकामी सतह पर हुकूमत का निज़ाम चलाना। ये समझ लें कि ये मरकजी और मकामी हुकूमतों के बीच एक बहुत ही अहम कड़ी का काम करती है। अच्छा, अब ये समझना है कि ये पूरी हुकूमत आखिर चलती कैसे है, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि इसे 3 बड़े सुतूनों पर खड़ा तस्वर करें। हर सुतून का अपना एक अलग और बहुत ही खास किरदार है। यहाँ देखें कितनी जबरदस्त बात है। इख्तियारात को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक सुतून है मुकन्नना, यानी वो जो कानून बनाती है। दूसरा है इंतजामिया, जो इन कवानीन को नाफिज करती है। और तीसरा है अदलिया, जो इन कवानीन की तशरीह करती है। इसी को कहते हैं इख्तियारात की अलहदगी। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि सारी ताकत किसी एक के हाथ में ना आ जाए और पूरे निज़ाम में एक तवाज़ुन बना रहे। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 सुतून। अब सवाल ये उठता है कि इन सुतूनों को, इन शाखों को चलाता कौन है? रियासत का सरबराह है कौन? चलें देखते हैं। सबसे पहले आते हैं गवर्नर। ये रियासत के आईनी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। इन्हें भारत के सदर मुकर्रर करते हैं, लेकिन एक बात समझने की है कि इनका किरदार ज्यादातर रस्मी होता है। मतलब वो रियासत के बराए नाम यानी नॉमिनल सरबराह हैं और मरकज की नुमाइंदगी करते हैं। तो अगर गवर्नर बड़े नाम सरबराह हैं, तो फिर हकीकी सरबराह कौन है? वो है वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर। असल ताकत, असल इख्तियारात वजीर आला और उनकी कैबिनेट यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होते हैं। रियासत को चलाने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है और ये रियासती असेंबली में अक्सरियत रखने वाली पार्टी के लीडर होते हैं। और फिर आते हैं एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये वो लोग हैं जिन्हें अवाम अपने अपने इलाकों से बराह रास्त मुंतखब करके रियासती असेंबली में भेजते हैं, जिसे विधानसभा भी कहा जाता है। इनका बुनियादी काम आवाम की आवाज़ बनना और रियासत के लिए कवानीन बनाना है। और ये स्लाइड दोनों के दरमियान फ़र्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है गवर्नर जो बराए नाम सरबराह हैं, जिन्हें मुकर्रर किया जाता है और जो मरकज़ की नुमाइंदगी करते हैं। दूसरी तरफ है वज़ीर आला जो हकीकी सरबराह हैं, जिन्हें अवाम मुंतखब करते हैं और जो रियासत के वोटर्स की नुमाइंदगी करते हुए वज़रा की काउंसिल की क़ियादत करते हैं। अच्छा, ये तो हो गए वो लोग जो कानून बनाते हैं, लेकिन ये कानून आखिर बनता कैसे है? इसका क्या तरीकाकार है? चलें अब इस दिलचस्प अमल को समझते हैं। ये पूरा अमल ना 4 बहुत आसान मरहलों में होता है। सबसे पहले एक मसूदा, जिसे बिल कहते हैं, असेंबली में पेश किया जाता है। फिर उस पर खूब बहस होती है, तमाम एमएलए अपनी राय देते हैं और फिर वोटिंग होती है। अगर बिल पास हो जाए तो इसे मंजूरी के लिए गवर्नर के पास भेजा जाता है और जैसे ही गवर्नर इस पर दस्तखत करते हैं, वो बिल एक एक्ट यानी एक बाकायदा कानून बन जाता है। चलें जी, अब हम आ गए हैं अपने तज्जिए के सबसे अहम हिस्से पर। ये वो नुकात हैं जो ख़ास तौर पर महाटेट इम्तिहान के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं, तो इन पर ज़रा ख़ास ध्यान देना है। तो इन बातों को अच्छी तरह याद रखना है। पहली बात, भारत का निज़ाम विफाकी है, यानी मरकज़ और रियासतों में इख्तियारात तकसीम है। दूसरी, ज़्यादातर रियासतों में कानून साज इदारा विधानसभा है। तीसरी और बहुत अहम बात, वज़ीर आला हुकूमत के सरबराह हैं, रियासत के नहीं। गवर्नर के पास किसी बिल को मंजूर करने या रोकने का अख्तियार है। और आखिरी बात, वही 3 सुतून इख्तियारात की अलहदगी को यकीनी बनाते हैं। इम्तिहान में अक्सर सवालात इन्हीं में से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। देखिए, अगर कुछ भी याद ना रहे तो बस एक नंबर याद रख लें, और वो नंबर है 3। हुकूमत के 3 सुतून, मुकन्निना, इंतज़ामिया और अदलिया। बस यही इस पूरे निज़ाम की बुनियाद है। और जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो तदरीस के शोबे में आ रहे हैं। सवाल ये है कि रियासती असेंबली जो भी काम करती है, उसका एक क्लासरूम के माहौल पर प्राहे रास्त क्या असर पड़ता है। ज़रा सोचिए, जो तालीमी पॉलिसियाँ बनती हैं, असातिज़ा की भर्तियाँ, यहाँ तक कि स्कूल का निसाब, ये सब फैसले वहीं तो होते हैं। महाटेट इम्तिहान की तैयारी के लिए इस खास सेशन में सबको खुशामदीद। आज हम भारत में नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के मौजू पर बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे इम्तिहान में सवालात तकरीबन हमेशा ही आते हैं, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलें सबसे पहले खुद से ये पूछते हैं, क्या नौकरशाही के मौजू पर आपकी तैयारी पक्की है? ये जानना अहम है क्योंकि इस टॉपिक को समझे बगैर अच्छे नंबर लाना मुश्किल हो सकता है।
आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्यूरोक्रेसी का तारुफ देखेंगे, फिर उसकी खुसूसियात, उसके बाद सिविल सर्विसेज की अक़साम, फिर कुछ प्रैक्टिस सवालात करेंगे और आखिर में पिछले सालों के सवालात पर नज़र डालेंगे ताकि हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए उसकी बुनियाद का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है ना? तो चले पहले ब्यूरोक्रेसी की बुनियाद को समझते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी आखिर है क्या? बहुत आसान लफ्ज़ों में, ये सरकारी अफसरों का वो पूरा निज़ाम है जो मुल्क को चलाता है। ये वो लोग हैं जैसे IAS अफसरान जो हुकूमत का मुस्तकिल हिस्सा होते हैं। भले ही इलेक्शन में हुकूमतें बदल जाएं, ये अफसरान अपनी जगह पर रहते हैं और इंतज़ामिया को संभालते हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की वो कौन सी ख़ास बातें हैं जो इसे मुनफरिद बनाती हैं। ये पॉइंट्स इम्तिहान के लिए बहुत बहुत अहम हैं, तो इन्हें गौर से समझना है। यहाँ 4 बहुत दिलचस्प उसूल हैं। पहला है मुस्तकिल आमिला, मतलब हुकूमतें आएंगी जाएंगी लेकिन ये इंतज़ामी ढांचा वहीं रहेगा। दूसरा, सियासी गैर जानिबदारी, यानी एक अफसर को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं देना होता, उसे गैर जानिबदार होकर काम करना होता है। तीसरा, गुमनामी, यानी वो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं और क्रेडिट अक्सर वजीरों को मिलता है। और चौथा, राजदारी, जिसके मुताबिक सरकारी मालूमात को खुफिया रखना उनकी जिम्मेदारी है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। भारत में सिविल सर्विसेज को बुनियादी तौर पर 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। ये टेबल देखें, ये बहुत आसानी से सारा फ़र्क वाजे कर रहा है। सबसे ऊपर है कुल हिंद खिदमात, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे IAS और IPS। ये मरकज़ और रियासत दोनों के लिए काम करते हैं। फिर आती हैं मरकज़ी खिदमात जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत होती हैं, जैसे इनकम टैक्स या रेलवे। और आखिर में है रियासती खिदमात जो पूरी तरह से रियासती हुकूमत के अंडर आती हैं। ठीक है, थ्योरी तो हो गई, अब वक्त है प्रैक्टिस का। चलें देखते हैं कि जो कुछ हमने अभी सीखा है वो हमें कितना याद है। पहला सवाल बहुत सीधा है, नौकरशाही से क्या मुराद है? सियासतदान, जज, सरकारी अफसरान या फौज? सोचें ज़रा, क्या जवाब हो सकता है इसका? बिल्कुल सही जवाब है जीम, सरकारी अफसरान। ब्यूरोक्रेसी इंतज़ामी अफसरान का निज़ाम है, ना कि सियासतदानों या जजों का। अच्छा, अगला सवाल एक अहम खसूसियत के बारे में है, सियासी गैर जानिबदारी का क्या मतलब है? जी हाँ, सही जवाब है किसी भी पार्टी की हिमायत ना करना। सिविल सर्वेंट्स को गैर जानिबदार रहना पड़ता है ताकि कोई भी हुकूमत आए वो अपना काम मुअस्सर तरीके से कर सकें। और ये रहा हमारा आखिरी प्रैक्टिस सवाल, सिविल सर्वेंट्स का सबसे बुनियादी और अहम काम क्या होता है? इसका सही जवाब है पॉलिसी नाफिज करना। ये फ़र्क हमेशा याद रखें। पॉलिसी बनाना वज़ीरों और पार्लियामेंट का काम है और इस पॉलिसी को ज़मीन पर उतारना यानी उसे नाफिज करना सिविल सर्वेंट्स की जिम्मेदारी है। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, पिछले सालों के सवालात। इससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि इम्तिहान में असल में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। ये सवाल 2018 के MA टेट इम्तिहान में आया था। IAS किस कैटेगरी में आता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस पर बात की थी। सही जवाब है जीम, कुल हिंद खिदमात। जैसा कि हमने इस टेबल में देखा था, IAS और IPS ऑल इंडिया सर्विसेज का हिस्सा हैं। अब 2020 का ये सवाल देखें, ब्यूरोक्रेसी की सबसे अहम खुसूसियत क्या है? और जवाब है मुस्तकिल होना। उनका मुस्तकिल होना ही इंतज़ामिया को इस्तेहकाम देता है, चाहे सियासी सतह पर कितनी ही तब्दीलियां क्यों ना आएं। और आखिर में 2022 का ये सवाल, ज़रा गौर करें, ये हमारे प्रैक्टिस सवाल से कितना मिलता जुलता है। सिविल सर्वेंट्स का बुनियादी काम क्या है? जवाब एक बार फिर वही है, पॉलिसी नाफिज करना। इससे ये बात साफ हो जाती है कि कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स इम्तिहान में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए 1 मिनट में आज के सबसे अहम नुकात को दोहरा लेते हैं। पहली बात, ब्यूरोक्रेसी हुकूमत का मुस्तकिल इंतज़ामी हिस्सा है। दूसरी बात, अफसरान का सियासी तौर पर गैर जानिबदार रहना लाजमी है। तीसरी बात, IAS और IPS कुल हिंद खिदमात हैं, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज। और चौथी और सबसे अहम बात, वज़ीर पॉलिसी बनाते हैं और सिविल सर्वेंट्स उसे नाफिज करते हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़ रहा हूँ, एक अच्छी और मुअस्सर हुकूमत के लिए ब्यूरोक्रेसी की कौन सी खुसूसियत सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है? उनका मुस्तकिल होना, उनकी गैर जानिबदारी या कुछ और?
इस पर ज़रूर सोचिएगा। अपनी तैयारी जारी रखें।